प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये जो लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट के जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए या कहें बीजेपी के रिएक्शंस को कैसे आप देखते हैं, मीडिया के रिएक्शन को कैसे देखते हैं? जो पवन खेड़ा यहाँ कह रहे थे कि जो नफरत की बाजार जो है, नफरत की दुकान जो सजा रखी थी, और ये हम देश ऐसा नहीं चाहते हैं जहां नफरत हो, नफरत का बोलबाला हो, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ये कितना उचित लगता है, कितना जायज लगता है और कितना कामयाब होता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई देता है? राजीव जी, कल रात में ही आपके प्रोग्राम के बाद मैं एक और ग्रुप डिस्कशन में था जहां हेट स्पीच और हेट क्राइम पे बात हो रही थी, और वहां मैं यही बात कह रहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम से बहुत से पत्रकार, नागरिक, सजग नागरिक लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। ये इंडिया गठबंधन का ये जो फैसला है, इस मायने में ये बहुत ऐतिहासिक है कि पहली बार इस स्केल पर विपक्ष के गठबंधन ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को एक जवाब दिया है, उसको एड्रेस किया है, और इसके बहुत दूरगामी और बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे। आप सोचिए कि इन लोगों ने क्या किया है। जो कथित पत्रकार हैं, इन कथित पत्रकारों में दो पत्रकार जेलों में रह आए हैं, कईयों के खिलाफ एफआईआर है, और इन लोगों ने किया पिछले 8-9 साल में। इन लोगों ने दंगे भड़काए, इन लोगों ने नफरत फैलाई है। इनकी फैलाई नफरत की वजह से ही वो आरपीएफ का जवान जिसने चलती गाड़ी में गोलियां मारी 4 लोगों को, ये जो अभी हमने हरियाणा में दंगे देखे, जो दिल्ली में दंगे देखे, हिंसा देखी, ये सब इसी नफरत वाली मंडली का कारनामा है जी। दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात नफरत की बातें। तो ये केवल सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं, या विरोधी पार्टियों के हिमायती नहीं, या विरोधी पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। ये लोग देश और समाज के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन है। भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। आज भी अगर इसी प्रोग्राम के चलते हुए इनके टीवी चैनलों पे आप चले जाएं, आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं कोई भी, कि रोज ये लोग नफरत का एजेंडा चलाते हैं। तो इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य है, और केवल विपक्षी पार्टियों का ही नहीं, इसमें बहुत सारे जो दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, ईसाई, जो भी हाशिए के समाज पे लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर पे भी इनकी कवरेज बिल्कुल एक तरफा रही है। तो इन लोगों की जो नफरत का एजेंडा है, शायद इस कदम से कुछ राहत मिले, शायद इनके मीडिया मालिकों को सद्बुद्धि आए। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि सद्बुद्धि आएगी या ये अपना एजेंडा रोकेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये वैचारिक रूप से नफरत के एजेंडा में जा चुके हैं। दुनिया के तमाम सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, राजीव जी, ये लिखा है, ये कहा है, रिसर्च है इस पे, कि जो कत्लेआम होता है, जो जेनोसाइड होता है, उसकी शुरुआत ही हेट स्पीच से होती है। जी। ये 14 लोग, और इसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं है, ये 14 लोग भारत में हेट स्पीच के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरा जो मुद्दा है राजीव जी, वो इससे भी थोड़ा ज्यादा गंभीर है, कि सेना के अफसर और जवान और पुलिस का एक अफसर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया कश्मीर में। कल की घटना आई है। प्रधानमंत्री जी ने जश्न मनाया उसके बाद बीजेपी कार्यालय में, जिसकी तस्वीरें कल भी आप दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सहानुभूति का एक शब्द उनके परिवारों के प्रति नहीं कहा गया, कोई एक शब्द सेना के प्रति नहीं कहा गया, कोई मरने वालों की श्रद्धांजलि के लिए
एक शब्द नहीं कहा गया। इन लोगों ने अपनी जान देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए की है। इन लोगों ने अपनी जान भारत के संविधान को बचाने के लिए दी है, जी जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह है, मेजर आशीष धनचौक हैं, डीएसपी मुजम्मिल भट्ट हैं और दो लोग हैं। तो क्या मुझे मतलब बहुत सारे लोग इस पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दिन में जी हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया इस पे। ये केवल असंवेदनशीलता का मामला नहीं है राजीव जी, ये कुछ और है। ये कुछ और है जिसको डिकोड करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी भारत के लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, पत्रकार हों, सिविल सर्वेंट हों, जजेस हों, जुडिशरी हो, वकील हों या आम नागरिक हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, एजुकेशन के लोग हों, इनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं कोई बहुत गड़बड़ है। जी ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेना के प्रति प्रोटेस्ट है एक सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बड़ा अजीब से संकेत दे रहा है कि ये कुछ और है जो चल रहा है। और इतनी खामोशी, ये खामोशी में कोई तारतम्यता है, कोई मिली भगत है, कोई बातचीत है कुछ तो कि है। इस पे रिएक्ट नहीं करना है। तो जी देश बिल्कुल। की सेना के प्रति अगर ये रवैया है तो ये बहुत चिंताजनक है और इस पे गौर करना चाहिए लोगों को राजीव। तब और अब में क्या फर्क आया है, और जो कुछ आज हो रहा है इसके बाद अंदर खाने क्या कुछ चल रहा होगा, न्यूज रूम में क्या कुछ चल रहा होगा, मीडिया के मालिकान क्या कुछ सोच रहे होंगे, कुछ तो चल रहा होगा। जरा आपका नजरिया, आप क्या कुछ देख रहे हैं बाहर रह करके, अंदर क्या कुछ चल रहा है? मैं कई इन चैनलों में, जो चैनल हैं आज की तारीख में जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें संपादक रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ राजीव जी, ये लोग यही मालिक थे और मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं आया किसी मालिक का कि ये हटाना है, ये करना है, या इसको लाओ, इसको नहीं लाओ, या ये बात करो। संपादक के तौर पे जो मैंने किया वो मेरे अपने फैसले थे, हमारी टीम के फैसले थे। तो ये 2014 के बाद ये स्थिति बदली है, तब मैं वहाँ नहीं था। लेकिन देश में मीडिया का एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई में मीडिया का बड़ा रोल है। हमारे लगभग सभी बड़े आज़ादी के सिपाही, महापुरुष, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो नेहरू हो, भगत सिंह हो, ये सब अखबार नवीस थे, सब पत्रकार थे, सबने अखबार निकाले अपने अपने। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास पत्रकारिता का रहा। इन लोगों ने इसको कलंकित किया है। जो अभी आपने जिक्र किया कि वो ट्रेन पे जिसने मारा, इस पिछले 9 साल 10 साल में जितने भी हेट क्राइम हुए हैं, जितने लोगों की जानें गई हैं दंगों में, मैं उसमें बड़ा रोल इन लोगों का मानता हूं, क्योंकि इन्होंने दंगों की मानसिकता तैयार की है, हिंसा की मानसिकता तैयार की है इन लोगों ने, और रोष तैयार की है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम पे चर्चा नहीं है, हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही है। कोरोना आया, आप देखिए कि कोरोना के वक्त भी कोरोना जिहाद, हर चीज का जिहाद ले आते हैं। तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके ही पिछले 9 साल से अपना काम कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस या आरजेडी या डीएमके या कोई और पार्टी जिसकी सरकारें हैं, वो इनको बहुत विज्ञापन भी दे दें तो भी ये इनके खिलाफ ही काम करेंगे। ये वैचारिक रूप से वहां चले गए हैं, तो इसमें कोई असर नहीं दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनके नफरती जो एजेंडा है इसमें कोई कमी आएगी। लेकिन हाँ, वो एक इको चैम्बर में चले जाएंगे। अगर वहाँ विपक्ष के लोग नहीं होंगे तो वो इको चैम्बर में चले जाएंगे
और उस इनके पूरे प्राइम टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इनकी टीआरपी जो है, देखिए टीआरपी आती है मुर्गे लड़ाई कराने से। अब ये मुर्गा लड़ाई के लिए बहुत सारे जो है वो किराए के मौलाना भी मिलते हैं, वो भी चले जाते हैं स्टूडियो में पैसे लेकर। उसमें अलग अलग प्रकार की डील भी हैं कि गाली खाने का इतना पैसा और मार खाने का इतना पैसा। तो वो चीज़ें उपलब्ध रहेंगी इनके पास। इस तरीके के किरदार, कैरेक्टर्स, समाज में तमाम तरीके के लोग हैं। तो लेकिन कुछ कमी ज़रूर आएगी और हेट स्पीच के खिलाफ एक वातावरण बनेगा। विपक्षी पार्टियों को देखिए दो तीन चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ से आगे क्या, आगे का रास्ता क्या है। एक, अब आपने अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिविस्ट हो जाएं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां ये एक्टिविस्ट नहीं हो सकती। इनको मीडिया की ज़रूरत है। तो इनको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो स्मार्ट स्ट्रेटजी, अब आपने इतना बड़ा कदम लिया है तो पहली बात कि आपको इमीडिएटली जो इनके जो मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, खासकर इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के, इनको क्राइसिस मोड में जाना चाहिए। क्राइसिस है, इन्होंने अपने लिए भी क्राइसिस क्रिएट की है कि अब हमला और तेज होगा तो उसको काउंटर कैसे करना है, बड़ी लकीर कैसे खींचनी है, वो क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होगा, एक बात। दूसरी बात कि 11 जगह सरकारें हैं जी। 11 जगह सरकारों का मतलब है 11 जगह पुलिस है। मैं पुलिस के उस तरीके के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूँ जैसा कि मोदी सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स की कर रही है, लेकिन जो जायज़ मामले हैं जहाँ पे उस प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो अगर उन प्रदेशों का सामाजिक सौहार्द इनके कंटेंट की वजह से बिगड़ रहा है तो उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो जैसे सुधीर चौधरी के खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया। बाज़ाहिर सी बात है कि कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों से एक सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। सरकार आई, सरकार ने गिरफ्तारियां की, अचानक जो है वो सांप्रदायिकता का माहौल, नफरत का माहौल कम हुआ और कैसे कैसी कहानियां सामने आ रही हैं। एक महिला जो सांप्रदायिक भाषण देती थी वो टिकट भी बेच रही थी एक व्यापारी को। कई करोड़ रुपए की ठगी कर ली उसने, उसको कल गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। उसका साथी एक कबाब बेचने वाला भी है, कुछ और लोग भी हैं, पूरा एक रैकेट चल रहा था। तो एक तो ये कि ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या बीजेपी में पैसा दे के टिकट लिया जा सकता है, और दूसरा कि वो गिरफ्तार हुई है वो महिला। तो एक तो विपक्षी पार्टियों को काउंटर मीडिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उनका संदेश जनता के बीच जाए, उसमें कोई कमी नहीं आए, उनका पक्ष जाए। दूसरी चीज़ है कि मीडिया के 11 जगह इनके सरकारें हैं तो 11 जगह विज्ञापन भी है। ज़रूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे तीर एक साथ चला देने चाहिए, ज़रूरत पड़े तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा कि देखिए पूरी दुनिया में, फ्रांस में खासकर, इंग्लैंड और फ्रांस में एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चला, नो टू डोंट स्पॉन्सर हेट स्पीच जी। और वो हेट स्पीच को जो स्पॉन्सर करने वाले कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको वो नेम और शेम करने लगे। कई सारे बड़े जो एफएमसीजी के या वॉशिंग मशीन बनाने वाले या मोबाइल फ़ोन कंपनीज, उन्होंने उन चैनलों पे अपने विज्ञापन देने बंद कर दिए जिन्होंने जो हेट स्पीच चलाते थे। भारत में भी ये हुआ है, टाइम्स नाउ को विज्ञापन देना एक ग्रुप ने बंद किया था हेट स्पीच की वजह से। इसका कैंपेन होना चाहिए। और तीसरी एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करना चाहिए मीडिया के बारे में। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का सोच क्या है, कैसे कानून आप लाना चाहते हैं, और आप इंटरनेशनल कानूनों की के हवाले से आप बात करें कि अमेरिका में कैसे कानून है, यूरोप में कैसे कानून है।
आप वहाँ पे एंटी ट्रस्ट कमीशन कैसे काम करता है यूरोपियन यूनियन का, आपका कंपटीशन कमीशन क्यों नहीं ऐसा काम करता, प्रेस काउंसिल जो एक्ट है उसमें क्या कमियां हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आना चाहिए विपक्ष की तरफ से मीडिया के बारे में, कि मीडिया में जो क्रॉस ओनरशिप है, क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि एक ग्रुप का टीवी चैनल भी, अखबार भी है, वेबसाइट भी है, और उसके पास विज्ञापन वाली कंपनी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। ये दुनिया में कहीं और नहीं है विकसित लोकतांत्रिक देशों में, ये भारत में ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट का कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। तो ये कानून हमारे यहाँ बनने चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट लाएं और एक देश में मीडिया के बारे में विमर्श पैदा हो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा ही केवल नहीं है, लोकतंत्र इसके बगैर संभव ही नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो 14 लोग हैं और जो और लोग भी हैं, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। बिल्कुल और